माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो बिकम ऑनर्स सेमेस्टर 2 का है, यानी फर्स्ट ईयर का, और सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। आज जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स फंक्शंस। इससे पूरी कायनात आ जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट कहते हैं मैनेज मैन टैक्टफुली को। अगर हम लोग मनुष्य का प्रबंध ठीक ढंग से कर लेंगे तो हम लोग बहुत सफल हो सकते हैं, अपने उद्देश्यों को समय से प्राप्त कर सकते हैं, जितना खर्च में करना चाहें उतने में कर सकते हैं, और जिस तरह से हम लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं बिल्कुल उसी ढंग से कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव। मेरा नाम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव है और मैं HOD कॉमर्स हूँ, मारवाड़ी कॉलेज, जो कि रांची यूनिवर्सिटी रांची का एक कंस्टिट्यूएंट और ऑटोनोमस यूनिट है उसका। आज हम लोग कर रहे हैं डिफाइन मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की परिभाषा दें और डिस्कस इट्स फंक्शंस, इसके कार्यों का उल्लेख करें, व्याख्या करें ठीक से। तो प्रबंध के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए हम लोग जाते हैं कुंज एंड ओडोनेल को कोट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। हम लोग कैसे करते हैं मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और इसी चीज़ को अगर F.W. टेलर के शब्दों में हम लोग जाएं तो वो कहता है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do, men plural है, men to do, and then seeing that they do it in the best and cheapest way। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है अमेरिका का, उसने कहा है प्रबंध का अर्थ होता है ये जानना कि हम मनुष्य से क्या कराना चाहते हैं और फिर ये देखना कि उन लोग ठीक उसी ढंग से उस काम को कंप्लीट करें बेस्ट और चीपेस्ट वे में, सबसे अच्छे तरीक़ा से, सबसे सस्ते में, ताकि संस्था को। इसी तरह प्रबंध के और एक बड़े विद्वान प्रोफेसर जॉन F. मी ने कहा है कि द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट सो एज टू सिक्योर maximum prosperity and happiness for both employees and employer and give the public the best possible service। ये प्रबंध होता है जॉन F. मी के अनुसार। यानी मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त करना है कम से कम एफर्ट में, जिससे कि अधिकतम संतुष्टि और खुशी और सेवा प्रदान की जा सके दोनों पक्ष को, एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर को भी। विलियम F. ग्लुक का मानना है मैनेजमेंट इज़ effective utilization of human and material resources to achieve the enterprise's objectives। किसी भी संस्था का, किसी भी उपक्रम का जो उद्देश्य है उसको कम से कम मानवीय प्रयास के साथ और कम से कम मटेरियल रिसोर्सेज, जो फिज़िकल रिसोर्सेज होता है, उसको लगाकर उसका सबसे बढ़िया प्रबंध जिससे किया जा सके, सबसे प्रभावी प्रबंध किया जा सके, इसको प्रबंध कहा जाता है। जॉर्ज आर टेरी का मानना है मैनेजमेंट इज़ द डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। मनुष्य और अन्य साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाए एक विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत, ताकि उसका प्लानिंग ठीक से हो सके, ऑर्गेनाइजिंग ठीक से हो सके, एक्चुएटिंग ठीक से हो सके, कंट्रोलिंग ठीक से हो सके, और उसके परफॉर्मेंस से ये डिटरमाइन हो जाए और ये एकम्प्लिश हो जाए कि संस्था के सभी उद्देश्यों को समय से और कम खर्च में पूर्ति की जा सके। अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए
एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको बताने के लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, पॉड्स-कॉबम। इसमें हर एक लेटर का एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है मैनेजमेंट में। पीटर एफ ड्रकर के को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें, पीटर एफ ड्रकर अमेरिका के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े प्रबंध गुरुओं में से आते हैं, मैनेजमेंट गुरुज में से आते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। 97 ईयर्स के एज में इनका डेथ हुआ और 97 ऑथेंटिक बुक्स मैनेजमेंट में इन्होंने लिखा है। पीटर एफ ड्रकर, E.F.L. ब्रेक, थियो हेमन, ओलिवर शेल्डन, कुंज ओडोनिल, इन लोगों के किताबों को पढ़ के इससे निचोड़ एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिसको कहते हैं पॉड्स-कॉबम। पॉड्स-कॉबम में P से होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी योजना या नियोजन। प्लानिंग कहते हैं प्लानिंग इज़ द प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन, या प्लानिंग इज़ द ग्रैंड पिनासिया ऑफ मॉडर्न एज। योजना आधुनिक युग का रामबाण है, या प्लानिंग के माध्यम से हम बड़े से बड़े उद्देश्य को बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तरीके, योजनाबद्ध तरीके से, योजना के द्वारा। और ये हम लोगों ने 1951 में 1 अप्रैल 1951 में भारत में प्लानिंग एरा स्टार्ट किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ। और हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो एग्रीकल्चरल प्लान था, उसमें हम लोगों ने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, हरित क्रांति, जिससे कि खाद्यान्न की कमी दूर हुई। हम लोगों के यहाँ बफर स्टॉक तैयार हुआ। और ये योजना हम लोगों का 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला, अत्यंत सफल योजनाओं में से है। प्लानिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडिया का जो था वो प्रोफेसर PC महलनोबिस ने बनाया था और उसमें इंडस्ट्रियल प्लान था, वो भी सफल रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग, P से प्लानिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देखते हैं, हम लोग मुड़ के देखते हैं कि हम लोगों ने सही किया या गलत किया। आज हम लोग जिस स्टेज में हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, आज हम लोग जिस स्टेज में हैं वो कैसे पहुँचे वहाँ तक। हम लोग सफल हुए तो कैसे हुए, अगर असफल हुए तो क्यों हुए, इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहा जाता है। यानी अपने परफॉर्मेंस को फिर से चेक करना। और भारत इसमें बहुत बढ़िया काम करता आया है पिछले लगातार। अब आ जाते हैं हम लोग O में। O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। आप चाहे जितने भी बुद्धिमान हों, अगर आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं हुई तो प्रबंध सफल नहीं हो सकता है। इसलिए पहले सबसे अच्छे से प्लानिंग को किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि प्लानिंग इज़ द प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन। कल को क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको आज से सोच के उसी लाइन पे काम करना और उसी के लिए ठीक से संगठन खड़ा करना, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गन शब्द से बना है। ऑर्गन यानी इसका 2 अर्थ होता है। पहला तो लिम्स ऑफ द बॉडी होता है, शरीर के अंग, लिम्स ऑफ द बॉडी, ये लिटरल मीनिंग हो गया। और दूसरा जो अर्थ होता है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्गन। ये पूरे ऑर्केस्ट्रा को बांध के रखता है। ये इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे हम लोगों का कॉलेज है तो उसके हेड होते हैं प्रिंसिपल साहब। उसके बाद उसमें संगठन एक बना हुआ, हायरार्की बना हुआ है, प्रोफेसर इंचार्ज हैं, प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है और 4th ग्रेड हैं। सब लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जब सब लोग अपने काम को बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करते हैं
तो एक बढ़िया संगठन खड़ा होता है। तीसरा है डी। डी से डायरेक्शन, डायरेक्शन या लीडरशिप, डायरेक्ट करना चीज़ों को। अगर डायरेक्शन सही रहेगा तो काम भी बढ़िया होगा। लीडरशिप सही रहने का मतलब कि सब कोई को ले के चलना, साथ में सबके क्षमताओं को समझना और उसके अनुरूप उनसे काम लेना, सबकी भावनाओं को कद्र करना और हमेशा एक अच्छा वातावरण बना के रखना कार्यस्थल पर, ताकि इच्छित कार्य समय से पूरा हो और इच्छित रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन के बाद डी से डेवलपमेंट होता है। हम लोग किसी संगठन को सफल बनाने के लिए अच्छे कर्मचारियों का चयन करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलप करते हैं। जब उनके क्वालिटीज़ डेवलप हो जाते हैं तो उसका लाभ सीधा सीधा संस्था को मिलता है। इसलिए डेवलपमेंट का बहुत महत्व है। आज का युग जो है वो साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट का युग है। हमारे पीढ़ी के लोग कंप्यूटर्स और इंटरनेट नहीं जानते थे, नेट फ्रेंडली नहीं थे, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे। इनको डेवलप करना पड़ा, तब वो आज एफिशिएंटली अपने काम को इफ़ेक्टिवली, एफिकेसी के साथ पूरा कर पा रहे हैं। तो डी से डायरेक्शन हुआ। इसके बाद आता है एस। एस से होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी सिलेक्शन ऑफ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सिलेक्शन ऑफ राइट मैन फॉर द राइट जॉब यानी जैसे काम की आवश्यकता है उसके अनुरूप कर्मचारियों का चयन करना और उनमें स्पेशलाइजेशन डेवलप करना। स्पेशलाइजेशन, अगर अच्छा कार्य का वातावरण दिया जाए, सबको सम्मान दिया जाए और एक बढ़िया टीम तैयार किया जाए तो स्पेशलिस्ट तैयार हो जाते हैं, एक्सपर्ट्स तैयार हो जाते हैं और इसका सीधा सीधा लाभ संस्था को मिलता है। तो स्पेशलाइजेशन चौथा हुआ। पांचवा हुआ CO। एक साथ लेते हैं इसको हम लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आता है कंट्रोल, कमांड। मिलिट्री में कमांड एंड कंट्रोल का बहुत महत्व है। कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनल हार्मनी, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य के प्रति लोगों को समर्पित करवाना पड़ता है, उनमें अंदर से एक उत्साह पैदा करना पड़ता है और वो भटक नहीं जाए उद्देश्य से। इस बात को बहुत कायदे से, तरीके से कर्मचारियों के बीच में स्थापित करना पड़ता है। इसको कंट्रोल कहते हैं। कमांड कहते हैं रेस्पेक्ट इज़ कमांडेड नॉट डिमांडेड। लीडरशिप जो है, ऊपर का जो कर्मचारी हैं वो अपने व्यवहार को इतना सुंदर रखें, इतना संयमित रखें, इतना मर्यादित रखें कि लोगों के बीच में वो एक रेस्पेक्ट कमांड कर सकें। तभी कर्मचारी उनका बात मानेंगे और तब संस्था के प्रति समर्पित रहेंगे, संस्था के उद्देश्यों को समय से कम खर्च में पूरा करेंगे और एक बड़ा संगठन खड़ा हो सकेगा। एक सफल, सशक्त, प्रभावशाली संगठन खड़ा हो सकेगा। इसी तरह CO से कोऑपरेशन होता है, सहयोग। कोई भी कार्य, बड़ा कार्य, बड़े उद्देश्य की पूर्ति कोऑपरेशन के बिना नहीं होती है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन, जो मैनेजमेंट है उसको सभी विभागों में के बीच एक सुंदर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तब सब विभाग एक उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर एक समय में एक ही लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके काम करेंगे और समय से वो हो सकेगा। कम्युनल हार्मनी, किसी संस्था में एक बहुत बढ़िया वातावरण, एक बहुत बढ़िया सौहार्दपूर्ण
एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि लोग इधर उधर ना भटके और संस्था का जो उद्देश्य है उसके प्रति वो अपना 100% दे सकें। इसी तरह होता है कन्फ्रंटेशन अवॉइडेंस। किसी भी कीमत पे एक संस्था के अंतर्गत कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड करवाना, अवॉइडेंस यानी संघर्ष को रोकना, संघर्ष को दरकिनार करना, ये भी एक बड़ा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसको कि बहुत सलीके से निभाना पड़ता है। इसी तरह करेक्टनेस, जो काम हो रहा है वो करेक्ट हो, सही हो, इस बात को भी ध्यान देना पड़ता है प्रबंध को। तो क्लीनलीनेस, करेक्टनेस, कोहेसिव एटमॉस्फेयर, कोहेसिव एटमॉस्फेयर बिल्डिंग, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है, मैनेजमेंट का कार्य है। जितना सुंदर वातावरण रहेगा कार्यस्थल में, जितना सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, उसका निर्माण करना पड़ता है, उतना ही सुंदर ढंग से संस्था काम करेगी। आज आप देखिए, देश में इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है, कोरोना, पूरा देश इससे घबराया हुआ है, पर सबसे बढ़िया जो काम इस समय किए वो टाटा हाउस वाले लोगों ने किया है। उन लोगों ने 1,500 करोड़ रुपया तुरंत प्रधानमंत्री केयर, प्राइम मिनिस्टर केयर्स में डोनेट किया। ये दूसरों को भी मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए, और बहुत बड़ा सहयोग मिला, उत्साहवर्धन हुआ देश का, लीडरशिप का। तो इस तरह करके एक कोहेसिव एटमॉस्फेयर बिल्ड करने से हर तरह से सहयोग मिलता है व्यवसाय को, और व्यवसाय अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने इच्छित कार्य को समय से पूरा कर पाती है। CO। इसके बाद आता है R। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी जो भी काम कर रहा है एक सिस्टम के तहत होना चाहिए। एक संस्था में जो कार्य होता है, नीचे के जो कर्मचारी हैं वो ऊपर अपने जो सीनियर्स हैं उनको समय से रिपोर्ट करते रहें कि क्या काम किए, किसके आदेश पे किए, कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, कितना में ये परेशानी हुआ, या कितने सफलता से उन लोगों ने इस कार्य को पूरा किया। इन बातों की जानकारी वो समय से देते रहें ऊपर के मैनेजमेंट को, रिपोर्टिंग। इसी तरह ऊपर जो मैनेजमेंट है वो नीचे वालों को ये बताते रहे कि उनके भले के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, वेलफेयर वर्क। तो रिपोर्टिंग R से। फिर है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कर्मचारी में उत्पन्न करना, विकसित करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है। जितना रेस्पॉन्सिबल यानी जितने समर्पित होकर लोग काम करेंगे, संस्था उतनी ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग ये भी मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। रिस्क बियरेंस, संस्था के लिए आगे बढ़ के रिस्क लें, ये उन लोगों में उत्साह बढ़ाना पड़ता है मैनेजमेंट को। रिस्क बियरेंस, जैसे फ़ौज में आप देखेंगे कहा जाता है, फ़ौज, भारतीय फ़ौज को इसीलिए इतना मजबूत माना जाता है कि फ़ौज में एक कहा गया है कि ड्यूटी इज़ आवर धर्म। जो कार्य उनको दिया गया फ़ौज को, वो लोग बड़ा से बड़ा जोखिम लेके भी उसको पूरा करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि देश से बड़ा कोई नहीं है, देश माँ है। तो यही फ़ौज के लिए सबसे बड़ा मोरल रेजिंग सेंटेंस है, मोरल रेजिंग फैक्टर है, और इसीलिए फ़ौज इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है और मैनेजमेंट अपने इस कार्य को सबसे बेहतरीन ढंग से वहाँ फंक्शन को पूरा कर पाता है। और रीज़नेबल
कार्य होना चाहिए। कर्मचारियों के तरफ से भी जो मांग वगैरह है वो रिजनेबल होना चाहिए, और जो मैनेजमेंट उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कार्य लेना चाहता है, वो भी रिजनेबल होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तब बढ़िया रिज़ल्ट आता है। किसी को दबाव में रख के बढ़िया काम नहीं लिया जा सकता है। फिर आता है बी। बी से बजटिंग होता है। बजट तैयार करना या बजटिंग करना, जिसका कि हम लोग जानते हैं बिना बजट के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता ठीक ढंग से। बजट का अर्थ होता है वेयर गॉट वेयर गॉन, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, इसका स्रोत क्या होगा और इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, कहाँ लगेगा ये पैसा, इसको बजटिंग कहते हैं। बजट अगर सही रहे, बजटिंग अगर सही हो, तो उद्देश्य की पूर्ति भी समय से होती है, कार्य समय पे पूरा होता है और सफल होता है। इसी तरह बैलेंसिंग एक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बैलेंसिंग एक्ट मतलब एक संस्था में बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ता है। किसी को ये महसूस नहीं हो कि उसके प्रति अन्याय हो रही है, या उसके ऊपर कार्य का अधिक दबाव है, बोझ है, या उसको अधिक जोखिम दिया जा रहा है, या उससे अन्यायपूर्ण तरीके से कार्य लिया जा रहा है, या वो उससे किसी तरह से चालाकी की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक विश्वास कायम करके रखना पड़ता है कर्मचारियों के बीच में, तभी एक संस्था बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ती है। तो ये कि बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करना भी संस्था मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अंत में है एम। एम का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी उत्प्रेरण, प्रेरणा देना। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनका उत्साह बढ़ा के रखना पड़ता है। उनको ये लगना चाहिए कि वो संस्था के मालिक हैं। उनको ये महसूस होना चाहिए कि उनका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं का चीज़ है। वो जैसे कहते हैं मैनेजमेंट उस तरह से चलती है। तब जाके वो अपना पूरे हौसला के साथ काम कर सकेंगे और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट दे पाएंगे समय से। फिर एम से होता है मोरल रेजिंग। मोरल रेजिंग अर्थात उत्साहवर्धन। कर्मचारियों के उत्साह को टूटने नहीं देना चाहिए, उनका हौसला को बढ़ा के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। उनको हमेशा अपना भविष्य सुरक्षित महसूस हो और उनको हमेशा अपना भविष्य बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखे, तब वो लोग पूरे हौसला के साथ काम कर पाएंगे, अपने संपूर्ण समर्पण के साथ काम कर पाएंगे। इस कार्य में टाटा कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। शुरू से ही 1907 से ही जब से टाटा कंपनी की स्थापना हुई, वो लोग अपने कर्मचारियों को मोरल रेज करके रखते हैं। अपने कर्मचारियों को, उनके परिवार को इतना बढ़िया वातावरण देते हैं वो लोग, शिक्षा में, स्पोर्ट्स में, बच्चों के कल्चरल एक्टिविटीज़ में, हर तरह से स्पोर्ट, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स या किसी भी तरह से उनका जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने में टाटा कंपनी बहुत सहयोग करती है। एल्डरली पीपल के लिए हॉस्पिटल्स है, क्लब्स है। तो इसके चलते कर्मचारी का परिवार खुशी होता है और वो लोग पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं, और ये कंपनी नंबर 1 जा रही है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के कार्य को समय पे करने को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। थैंक यू।